ठीक है, धारा विद्युत। यूनिट नंबर कितनी है ये यूनिट नंबर 2 है। इस वाली यूनिट में सिर्फ एक ही लेसन है, मतलब यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 3। कौन सी बुक से कर रहे हैं हम लोग अभी? फिलहाल हम लोग कर रहे हैं शिवलाल की बुक। ओके, तो अगर आपको बाद में भी देखना हो कि एक वीडियो किस में से आपने किया था, तो शिवलाल की बुक में से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हम लोगों ने जैसे ही क्लास शुरू करी थी तभी हम लोगों ने बात की थी कि धातुओं में धारा प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? देखिए, पहला वाला दिया है प्रोटॉनों के कारण, नंबर 2 धनायनों के कारण, नंबर 3 मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और नंबर 4 धनायनों तथा ऋणायनों के द्वारा। साथ साथ चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाना, सही होगा तो मैं यस करके आगे भी बोल दूंगा। ठीक है, तो कौन सा है इसका आंसर? हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था, जब हम लोगों ने ये लेसन शुरू किया था तब हम लोगों ने पढ़ा था कि धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका डी। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर में पूछा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। आपको याद होगा अपन ने बात की थी, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि किस पर निर्भर करता है? तार का प्रतिरोध लंबाई पर करेगा क्या, व्यास पर करेगा क्या, द्रव्यमान पर करेगा या पदार्थ पर करेगा? किस पर करेगा? वो करेगा उसकी व्यास पर। ठीक है, सही आंसर है। किस पे करेगा? व्यास पे करेगा। अब बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना एक बार। एक तार को खींचकर, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसको लेना है ना। उसका जो सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसको हमने एक बार कर लिया है। बस ध्यान रखना कि कैसे करते हैं। एक तार को खींचा, है ना, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? मतलब इसमें आपको किसका उपयोग करना है? इसमें आपको प्रतिरोध और लंबाई वाली जो चीजें हैं, है ना, प्रतिरोध और लंबाई किस फॉर्मूले के अंदर आती है आपको मालूम है। ठीक है, तो हमको वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है और पता करना है कि ये कितना हो जाएगा। तो हमको पता है जब हमने ये वाला किया था कि जब लंबाई हमने 2 गुनी की थी, तो जो हमारे उस तार को जिस तार को हमने खींचकर 2 गुना लंबाई की थी, उसका प्रतिरोध कितना हो गया था? उसका प्रतिरोध 4 गुना हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है। नेक्स्ट वन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ना। थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन को ये। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं चौथा, चौथे का क्या बोल रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध याद है आपको? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता था? विशिष्ट प्रतिरोध आपका होता था आर बराबर, क्या होता था? आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, क्या होता था? रो एल अपॉन ए। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? देखो कैसे करेंगे। हमको क्या चाहिए? रो। ये तो हमारा संबंध है, तो हमको काय का चाहिए मात्रक? हमको चाहिए रो का। रो ही आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो रो बराबर कितना हो जाएगा? रो बराबर आपका हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ओके, आर क्या है? आर आपका प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओके, ए क्या है? ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, नीचे कौन है? एल, है ना। एल क्या है? एल दूरी का फॉर्म है, स्मॉल एल जो था। तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा? मीटर। देखना, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? ओम मीटर। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। हमको इसका आंसर, क्योंकि क्या होता है जब प्रतिरोध देखते हैं ना स्टूडेंट, तो वो डायरेक्ट ओम लगा के आ जाती है। ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध नहीं पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका ओम मीटर। ओके, आई थिंक ये वाला भी हमारा हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। तो इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए।
ओमी प्रतिरोध है। ठीक है, इनमें से पता करना है कि कौन सी चीज ओमी प्रतिरोध की तरह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए। ओमी प्रतिरोध है, नंबर 1 संधि डायोड, नंबर 2 प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी, और नंबर 3 ट्रांजिस्टर, नंबर 4 तांबे का तार। ऐसा कौन है इनमें से जो क्या करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? ये आपका 19 में 2 से 3 बार पूछा गया है। मतलब 2019 में क्वार्टरली, हाफ ईयरली वगैरह एग्जाम में 2 से 3 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हमको गलत नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट की सीरीज में आएगा। ठीक है, क्या होता है आंसर पता है? ओमी प्रतिरोध कौन होता है? तो ओमी प्रतिरोध कौन होता है? आपका तांबे का तार। जो तार होता है वो क्या होगा आपका? तांबे का। वो ओमी प्रतिरोध की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे लगता है सबसे बन जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, यहाँ पे पहले आंसर दे दिया है, मीन्स पहले बता दिया है कि ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, नंबर 1 अर्धचालक का, नंबर 2 धातु का, नंबर 3 विद्युत अपघट्टिका, नंबर 4 मिश्र धातु का। कौन सा आंसर आएगा? 4, मतलब छठे का आंसर पूछ रहा हूं मैं, 6th नंबर का आंसर। यहाँ पे जब हम लोग ये लेसन कर रहे थे तो हमने तीनों चीजें पढ़ी थी, है ना? हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने धातु भी पढ़ी थी, मतलब धातु डायरेक्ट नहीं पढ़ी थी, हमने बात करी थी चालक की। ओके, आपको याद आ जाएगा। चालक की बात करी थी, फिर कुचालक की बात की थी, और फिर अर्धचालक की बात की थी, है ना? बहुत डिटेल में इन तीनों का डिफरेंस देखा था। तो वहां पे जब आपने पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा कि अर्धचालक का जब हम वर्णन कर रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि यदि अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा आपका क। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर कुछ गड़बड़ आपको लगती है तो कमेंट में तुरंत लिख देना कि सर ये वाले का गड़बड़ लग रहा है, आप फिर से बताइए। ओके, नेक्स्ट वन क्या पूछा है? अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। कितनी होती है अतिचालक पदार्थ की? शून्य होती है क्या? नहीं। बहुत कम होती है? नहीं। बहुत अधिक होती है? देखना, कई बार क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, जब ये आता है ना तो हम अतिचालक पदार्थ की जब डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे जब हम बोलते हैं कि पदार्थ की चालकता की बात करते हैं तो वहां पे हमको ध्यान नहीं रहता है वो सारे स्टूडेंट, और वो आंसर किस पे लगा के आ जाते हैं? इस बहुत अधिक पे आंसर लगा के आ जाते हैं, जबकि वो गलत है ना? अतिचालक पदार्थ की जो चालकता है वो कितनी होती है? वो हमारी अनंत होती है। अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं ये तो आपको पता है, इस पे तो हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? की है। ओके ओके, फिर है तो देखिए, अतिचालक पदार्थ अतिचालकता के बारे में बात कर रहे हैं। अभी किसी ने कमेंट किया है कि नहीं सर हमको इसकी जरूरत है, अतिचालक पदार्थ रिवाइज करवा दीजिए। तो देखिए, केमरलिंग-ओन्स किसने बात की थी अतिचालकता की सबसे पहले? सबसे पहले बात करी थी केमरलिंग-ओन्स ने। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। केमरलिंग-ओन्स ने कब? 1991 की बात है ना, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। क्या बोला था? उसने अपने प्रयोगों के द्वारा पाया था कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ बढ़ाने, मतलब ताप के साथ क्या होती है? असामान्य रूप से बदलती है ना? असामान्य रूप से क्या होती है? बदलती है। मतलब इन पदार्थों का ताप घटाने पर इनकी चालकता, जो ये पदार्थ हैं, मतलब जो पदार्थ की बात कर रहा है ये केमरलिंग-ओन्स, कि इन पदार्थों का ताप घटाने पर इनकी चालकता पहले तो क्या होती है? शुरू-शुरू में धातुओं की भांति धीरे-धीरे बढ़ती है ना? क्या होती है? ताप घटाने पर क्या बोल रहा है ये? ताप घटाने पर जो इनकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी जो होती है उसकी बात कर रहा है कि शुरू-शुरू में तो क्या होता है कि इन पदार्थों का ताप घटाने पर इनकी चालकता धातुओं की भांति, है ना? ध्यान से लिखना है इसको। धातुओं की भांति पहले तो धीरे-धीरे बढ़ती है, परंतु ताप घटाते-घटाते, मतलब ये कम कर रहे हैं और एक निश्चित ताप से नीचे, ध्यान रखना, निश्चित ताप से नीचे। कौन-सा निश्चित ताप? तो वो उसकी अपन बात करेंगे कितना? तो वो होगा आपका 10 केल्विन से लेके
तो आपका 0.1 केल्विन तक क्या हो जाएगा, इसकी जो चालकता है हमारी, वो एकदम से क्या हो जाएगी, एकदम से क्या हो जाएगी, बढ़कर, बहुत तेजी से बढ़कर क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। अर्थात चालकता अनंत होने का मतलब क्या हो जाता है, चालकता अनंत होने का मतलब हो जाता है कि उसकी जो प्रतिरोधकता है, जो रो है ना, प्रतिरोधकता है, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी शून्य हो जाएगी। तो ये जो घटना थी, केमरलिंग ओन्स ने जो घटना का उल्लेख किया है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग अति चालकता, अति चालकता, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं। ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में, इसका ग्राफ भी आपको पता होगा ना कैसा है, ठीक है। और जिस ताप पर, ध्यान रखना यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव वन हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव अपना आगे आ भी जाए, मैं बात कर रहा हूँ कि जिस ताप पर, मतलब जिस निश्चित ताप पर, ये जो ताप लिखे थे ना अपन ने, तो जिस निश्चित ताप पर पदार्थ की प्रकार जो प्रतिरोधकता है या फिर जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो पर्टिकुलर जो ताप रहेगा आपका, वो ताप इस अतिचालकता के केस में क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है ना, क्रांतिक ताप कहलाएगा, क्रांतिक ताप। और इंग्लिश में इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले हैं, अगर हम और इसको डिटेल में बात करें क्रांतिक ताप के बारे में, तो क्रांतिक ताप पर क्या हो जाएगा, पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, वो अति चालक पदार्थ की तरह क्या हो जाएगा, बिहेव करने लगेगा, मतलब उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, पदार्थ का अति चालक पदार्थ की तरह हो जाएगा। और इससे होकर जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन है उनका प्रवाह इस प्रकार होने लगता है कि जैसे प्रतिरोध कैसा हो, शून्य हो। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन क्या बन गई आपकी, अति चालकता की, अति चालकता की एक डेफिनेशन और बन गई कि, कौन सी डेफिनेशन बन गई, एक और डेफिनेशन बन गई कि निम्न ताप पर किसी पदार्थ, निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों एक ही टर्म्स में बात कर सकते हैं ना, किसी की भी टर्म में बात करो, प्रतिरोधकता शून्य होने की घटना, शून्य होने की घटना को हम क्या बोलते हैं, अति चालकता कहते हैं। ओके, आई थिंक ये हमारा अब समझ में आ गया। इसके बाद अति चालकता का कारण हमने पढ़ा था, फिर अति चालकता का उपयोग पढ़ा था। तो देखो सबसे बड़ा उपयोग अति चालकता का क्या है, प्रबल चुंबक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने का काम आता है। कई बार पूछा गया है अति चालकता का एक नंबर में आंसर, कि एक नंबर में उपयोग पूछा गया है, अति चालकता का उपयोग बताइए। आगे अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो फिर मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, है ना, ठीक है। मुझे लगता है ये आपका हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं ना, तो इसको मैं जल्दी से रब कर देता हूँ, ठीक है। आंसर क्या था, अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, अति चालक पदार्थ की चालकता हो जाती है आपकी अनंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिया हुआ है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन, दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोला है, ये बोल रहे हैं कि दो प्रतिरोध हैं आपके, अगर उनका आप श्रेणी संयोजन करते हो तो उनमें क्या समान होता है, जल्दी से बात कर दो इस पे, क्या बोल रहा है, आंसर क्या बोल रहा है आपका, कितना आना चाहिए, जल्दी से लिखो। क्या विभवांतर समान होगा, कि दोनों समान होंगे, या धारा या विभवांतर दोनों में से कोई समान नहीं होगा। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि क्या समान हुआ था प्रतिरोधों में, ओके गुड, धारा, केवल धारा, है ना, क्या समान हुआ था, केवल धारा।
ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत मुझे लगती नहीं है कि इस पे हमको किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना नहीं पूछा गया है पर फिर भी हम लोग इसको कर रहे हैं तो कर लेते हैं। दिया हुआ है कि विद्युत सेल स्रोत है, इस पे तो हमको बात ही नहीं करनी चाहिए, हमको मालूम है कि विद्युत सेल से क्या हो जाती है। विद्युत सेल से क्या होता है, विद्युत सेल से हमारी विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है ना। काय के लिए उपयोग करते थे आप विद्युत सेल का? विद्युत सेल का उपयोग करते थे आप किसी पर्टिकुलर परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करवाने के लिए, किसका उपयोग करते थे, इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न, विद्युत ऊर्जा के लिए हम लोग विद्युत सेल का उपयोग करते थे। ठीक है, इसका आंसर हो गया विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, ओके, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई किस पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, किस किस पर निर्भर करता है, उसमें भरे हुए विद्युत अपघट्य की मात्रा पर करता है क्या, दूसरा इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर करता है क्या, इलेक्ट्रोडों के आकार पर करता है क्या, इलेक्ट्रोड समझा है ना, कैथोड एनोड की बात कर रहे हैं। दूसरा और लास्ट वाला दिया हुआ है क्या, कि विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। कौन सा फेवरेबल लग रहा है, जल्दी बताओ। 10 नंबर का, ओके। क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघट्य से फर्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसमें रासायनिक क्रिया होंगी तो विद्युत अपघट्य का फर्क पड़ेगा, विद्युत अपघट्य से आपका ई का पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी पड़ेगा। तो हम लोग पहला वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर सिर्फ पहला वाला लगाया तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर अधूरा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, घ, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है किस पर, विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, अब जो आए हुए हैं पहले वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास में भी जो क्लास है उसका टाइम फिक्स है। हम्म, कौन सा, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपका मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। बाकी क्वेश्चन पे भी आप, अगर आपको हो कुछ डाउट हो तो वो बता दे, पूछ लेना, अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विभव मापी नापता है, अभी जस्ट पहले की क्लास थी उसके बारे में ही बात करी थी कि विभव मापी क्या काम आता है। देखो, विभव मापी की बात करते थे तो विभव मापी क्या होता है, तो विभव मापी से आपको क्या क्या पता चलता है। विभव मापी के दो प्रैक्टिकल किए थे, है ना हमने, ठीक है। विभव मापी से क्या करे थे हमने, दो प्रैक्टिकल किए थे ना, मतलब एक विभव मापी से हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंटल बात करी है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करता है ये, इसी सेल के, ठीक है, क्या आया, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करता है, ठीक है। बाकी अपन ने और क्या पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था, मतलब दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए भी हमारा विभव मापी का एक्सपेरिमेंट है। ध्यान रखना, वहां पे E1/E2 किया था अपन ने, याद हो तो। इस ये किसके बराबर हो गया था, E1 बराबर KL1 हो गया था, E2 बराबर KL2 हो गया था, फिर E1/E2 किया था, ये K से K कट गया था, तो आपके पास क्या बन गया था, आपके पास L1/L2 बच गया था। ठीक है, ये हमने विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने आंतरिक प्रतिरोध वाला क्वेश्चन भी देखा है, आपको याद हो तो। इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना भी हम विभव मापी की सहायता से करते थे, आर बराबर कैपिटल आर ई बटे वी माइनस आई। ओके, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे ई बटे वी की जगह क्या कर दिया था, L1/L2 कर दिया था, आपका आंसर, मतलब आपने सारणी बनाई थी फिर। ठीक है, मुझे इतना याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला क्वेश्चन आता है। विभव मापी क्या नापता है, विभव मापी सेल का विद्युत वाहक बल नापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाए। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति या संतुलन की अवस्था पूछा है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, देखो, हम लोगों ने धारा माप विभव मापी के अंदर ही क्या किया था, कि ये हमारा एक बी पॉइंट था, और मान लो एक पॉइंट था, और उसमें हम लोग क्या किया था, एक जी या धारा मापी हम लोगों ने ले लिया था, और फिर उसको हम लोग ज्योति की सहायता से टच कर देते। हम लोग बोलते थे कि शून्य विक्षेप या संतुलन की अवस्था कब आती थी, संतुलन की अवस्था जब आती है शून्य विक्षेप की। शून्य विक्षेप मतलब कोई धारा नहीं बहे। ओके, शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब कोई धारा नहीं बहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा आपका, धारा वापी से होकर यदि कोई धारा नहीं बहती है। देखना, नॉर्मली नहीं पूछा है एक्चुअली, यहाँ पे सब दूर देखो,
ये हम लोगों ने विभव मापी किया है ना, इसके जस्ट बाद की बात बता रहा है। धारा मापी में प्राथमिक कुंडली के प्राथमिक सर्किट के कारण, प्राथमिक सर्किट द्वितीय सर्किट पता है ना? देखो क्या किया था, हम लोगों ने एक सेल लिया था, फिर यहाँ पे कुंजी थी, फिर हम लोगों ने एक प्रतिरोध था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। यहाँ पे आपका विभव मापी का जो तार था वो था। ओके, याद आया? ये ई था, ये के था, ये अपने क्या था, आर था। इस वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली परिपथ के कारण धारा बहती है तो शून्य विच्छेद होता है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राथमिक कुंडली के कारण धारा बहती है। द्वितीयक परिपथ से बहती है। द्वितीयक परिपथ किसको बोलते थे? ये तो आपका प्राथमिक परिपथ हो गया ना। द्वितीयक परिपथ किसको बोलते थे? जब आप इस नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पे अपन क्या करते थे, एक सेल लगा देते थे और क्या करते थे, कुंजी लगा देते थे और कुंजी को ऐसे कर देते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक धारामापी जी लेते थे और उसको हम लोग इस डी पॉइंट के साथ में, जोकि के साथ में इस पर बढ़ाते थे। ओके, ये याद आया होगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धारा मापी से होकर कोई धारा नहीं बहती है तो वहां पे क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। और वही पॉइंट आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एल हो जाएगा, है ना? याद है ना एल? तो ये वाला ई के इक्वल में करेंगे तो ई बराबर के एल वन। अगर दो बार कर रहे थे एल वन एल टू, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ना। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। बढ़े इस पे? क्या बोला? ये बोला हुआ है कि विभव प्रवणता का SI मात्रक लिखिए। ई, विभव प्रवणता ई का SI मात्रक लिखिए। कितना होता था? dv अपॉन डी करा था, तो उसकी हेल्प से करें तो v अपॉन एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा विभव प्रवणता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में सिर्फ विभव प्रवणता का अर्थ पूछा है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, हम लोगों को गड़बड़ नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कई बार पूछा है विभव प्रवणता। और ये जो हमने किया ना E बराबर के एल वन, इस क्वेश्चन को भी कई बार ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ लिया था। कैसे कि E बराबर यहाँ पे डैश 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 लिख देगा और यहाँ पे या फिर K लिख देगा। ये विभव प्रवणता है आपका। ठीक है, ये विभव प्रवणता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो K बराबर E अपॉन एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से भी आप इसका ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हो। ये एल क्या है? आपकी संतुलनकारी लंबाई है ना। संतुलनकारी लंबाई है ना। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ में आना चाहिए, है ना? ज्यादा कुछ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में तो माइनस डीवी अपॉन डीएक्स किया था। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ मात्रक चाहिए। वी क्या है, एक्स क्या है, आ गया समझ में? ओके, वी पर वोल्ट, ये एक्स पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस का फॉर्म है तो वोल्ट पर मीटर हो गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए, ये आपकी सावधानियों में आ रहा है। ठीक है, सावधानियों में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए, मतलब सुग्राही अधिक होगा तो क्या फायदा होगा? ठीक है, ये पूछा है इसने। विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर एक, इसके तार के सिरों का परिमाण अधिक होना चाहिए, इसके तार की लंबाई कम होना चाहिए, इसके तार में प्रवाहित धारा अधिक होना चाहिए, इसके तार के सिरों पर विभवांतर कम तथा तार की लंबाई अधिक होना चाहिए। आपको याद है ना कि ये जब तार की बात हम लोगों ने करी थी, विभव मापी जब पढ़ना शुरू किया था, तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम था उसके अंदर ऐसा ऐसे करके तार नहीं बताया था अपन ने, ऐसे करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके। ठीक है, और फिर हमने बोल दिया था कि ये तार ए है, तार सी है, और फिर वापस पूरी कहानी हमने की थी। तो वहां से क्या समझ में आया कि ये तार की लंबाई कम होने वाला, ये वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। फिर तार में प्रवाहित धारा अधिक होना चाहिए। भैया अगर तार में धारा अधिक देर तक प्रवाहित करेंगे, अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? तार गर्म हो जाएगा। तार गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ रहा है ये समझ में? याद आ रहा है सावधानी में से ये? ठीक है, तो ये वाला आंसर भी गलत है। ओके, इसके तार के सिरों पर विभवांतर अधिक होना चाहिए। विभवांतर अधिक होने से क्या होगा? धारा अधिक बनेगी, मतलब ये वाला भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके तार के सिरों पर विभवांतर कम तथा तार की लंबाई अधिक होना चाहिए। तार की लंबाई, इसीलिए हम विभव मापी में तार को क्या करते हैं? लंबा लेते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए, है ना, रीजनिंग फॉर्म में 1 मार्क में पूछ लिया जाए कि विभवमापी में तार की लंबाई अधिक क्यों होना चाहिए? तो आपको बोलना है कि विभवमापी की तार की लंबाई अधिक होने से क्या होगा? आपके जो विभवमापी की सुग्राह्यता वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? विभवमापी अधिक सुग्राह्य हो जाएगा। इस कारण हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तार की जो लंबाई है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट वाला वही क्वेश्चन है, विभवमापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है।
मापी की संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध होता है जब धारा नहीं बह रही है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर का यूज कर लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे। जब धारा नहीं बह रही है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एक्स वी आई आई ई का आंसर है। इसमें सब देख के तो बता ही रहे हो, लेकिन रीजन भी समझना, सोचना कि सही क्यों कर रहा हूँ, रुक के क्यों कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। इसमें गड़बड़ होने के चांस बहुत हैं, ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को लिख लेना अलग से, अपने जो नोट्स है उसमें लिख देना। व्योमापी की संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध आपका अति उच्च प्रतिरोध होता है ना, ये वाला। अनंत भी मत कर देना, ठीक है। ओके, ये मुझे लगता है आपने जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस पे अपन ने डिस्कस कर लिया। ये दो तीन क्वेश्चन है छोटे छोटे, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। जैसे ये वाला है, इसमें ई दिया है, इसमें आर दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, भूलवश उल्टा जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आपके इसमें नहीं पूछे जा रहे हैं ना, आएंगे तो अभी अपन लोग और डिस्कस कर लेंगे। इसको आप करने की कोशिश करना, नहीं आएगा मेरे से पूछना, है ना। तीनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के टाइप में छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अगला। बहुत बढ़िया, जोड़ी दी हुई है, जोड़ी बहुत बार पूछी जाती है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस जोड़ी को आपके लिए मिटा देता हूँ, है ना। आप सोच नहीं पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं सोच पाओगे। ठीक है, जोड़ी करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जोड़ी सही करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, हमको क्या आता है, हमारे कितने सही है। 5 में से अगर हमारे 2 सही है तो सबसे पहले उन 2 पे टारगेट करो। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो गलत हो रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, उन पे टिक करो। भैया ऐसे करने से गड़बड़ हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको जो आपको पहले आ रहा है ना उसको पहले करना है। फिर अभी जब मैं समझा रहा हूँ ना आपको, तो मैं आपको तीर लगा रहा हूँ, तीर लगा के समझाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में ये तीर लगा के नहीं समझाना है। एग्जाम में आपको सही आंसर के सामने सही आंसर ही लिखना है। जैसे फर्स्ट में अगर आपको पूछा है कि ओम का नियम, भैया क्या है ओम का नियम, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है ना, V अपॉन आई इक्वल टू नेतांक, V इक्वल टू आई आर होता है। अब स्टूडेंट सोचता है सर यहाँ V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ तो V इक्वल टू आई आर दिया ही नहीं। अरे भैया V इक्वल टू आई आर कैसे बना था, V प्रोपोर्शनल टू आई के फॉर्म में बना था। फिर हमने क्या कर दिया था, V अपॉन आई जिसके बराबर होगा वो एक नियतांक होगा, इसी नियतांक को आपने क्या बोला था, आर बोला था। इस कारण V अपॉन आई क्या हो गया, V अपॉन आई अपॉन नियतांक क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 5 कलर से बना रहा हूँ इसलिए गड़बड़ होने के चांसेस कम बनेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। पहला हो गया, ओके, पहले का ग। ठीक है, अभी तीस सेकेंड और थर्ड को थोड़ा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, इस छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ी सी देर के लिए रुक रहे हैं। क्यों रुक रहे हैं, इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि वो उसमें अपने को सॉल्यूशन करना है। पहले जो हमको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन पे बात कर लेते हैं। अगला पढ़ो, क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, अपन चौथे की बात करते हैं, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। बहुत बढ़िया, अभी हाल ही तो किया, जस्ट ऊपर किया, नहीं किया, क्या किया, देखो क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, किया है हमने, जस्ट अभी की क्या है। ये देखो, हम लोगों ने यहाँ बात की ना, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करी थी, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिखा था, आर बराबर रो एल है ना, करा था। इस कारण अपन लोग इस पे अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं, कौन से का, चौथे का। बहुत बार पूछा गया है, गलत मत करना। क्या बोला है, प्रतिरोध आर, ओके, विशिष्ट प्रतिरोध कौन, रो, आर बराबर कितना होता है, रो एल ए। ठीक है, कई बार अपने को इस फॉर्म में दिया जाता है। हम लोग जब रो को सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखते हैं रो बराबर आर ए अपॉन एल। क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको मात्रा गुणनी सूत्र जो भी निकालना आप निकाल पाओ। ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर इसकी जगह ये दिया होता तो भी सही रहता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका, ओके, चौथे आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में जो संबंध है वो है आर बराबर रो एल ए। रो क्या होता है, एल क्या होता है, लंबाई होती है, क्षेत्रफल होता है, अपने को पता है। ओके, नेक्स्ट वन, प्रतिरोध, है ना, क्या बोला है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता में संबंध दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ते हैं।
ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस कारण आपके इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। कौन कौन से थे? हमने पढ़ा प्रतिरोध, फिर हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, फिर हमने पढ़ा चालकता, फिर हमने पढ़ी विशिष्ट चालकता। तो ये इतना सारा देने के पीछे कारण ही यही है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, वही आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आपको आंसर आ गया होगा, है ना? लिखो, पांचवे का आंसर क्या है? पांचवे का आंसर है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, रो और चालकता में संबंध क्या है? तो देखना, हमने जब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था तो विशिष्ट चालकता हमने पढ़ी थी। तो देखो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको नेक्स्ट वाले पेन से करके बता रहा हूं मैं आपको कि ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क। ओके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन इन चारों में कुछ भी नहीं है। 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा। 2 ओम 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध निकालो। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात आपको आती है। आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? बताओ बताओ, इससे इजी कुछ भी नहीं है। श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, तो श्रेणी क्रम कौन सा था? ये था। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। इससे आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधक तारों को अगर आप उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं प्रतिरोधों को, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध है आपका वो 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला समझ में आई गया है कि ये कैसे बनेगा? ये आपका बनेगा 1/R इक्विवेलेंट। सेकेंड वाले की बात कर रहा हूँ, क्या होता है समांतर क्रम में? 1/R1 धन 1/R2। 1/R1 की जगह भी 2 लिखो, 1/R2 की जगह भी 2 लिखो। 2 लोगे, एलसीएम लोगे, 2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2/2 मतलब 1। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया आपका सेकंड का फोर्थ, मतलब सेकंड के फोर्थ का आंसर कितना हो गया? 1 हो गया, है ना? ये इधर कर लो। मैंने अलग अलग कलर में बताया है, सिर्फ तीर लगा के बताया। आपको एग्जाम में ध्यान रखना, तीर लगा के नहीं करना है, आपको आंसर डायरेक्ट 1 to 1 करना है, मतलब सही के सामने सही की बात करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, अलग से भी पूछ सकते हैं, इसमें से एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव बना दिए जाए तो। जल्दी से अब क्या करें, जल्दी से अब हम लोग अगली जोड़ी की बात कर लेते हैं। पहले आपके आंसर छुपा दिए जाए, है ना? नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, देख लोगे। प्रैक्टिस करने का मतलब खत्म हो गया। बुक में से इसलिए लिया है क्योंकि हमारा टाइम लिखने में वेस्ट नहीं हो, है ना? ओके, नंबर 1, इसमें से क्या क्या आता है आपको? सबसे सरल क्या, पहले पढ़ लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, किरचॉफ का नियम, ओमी चालक, धात्विक तार या धात्विक चालक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, किरचॉफ का द्वितीय नियम, अनोमिक चालक, संधि डायोड, मीटर सेतु। ओके, क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्या क्या याद है? देखो, किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम दोनों दिए हैं, तो इसका मतलब है कि इस पे तो आपको बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। धात्विक चार तार क्या होता है? धात्विक तार जो होता है आपका ओमी चालक होता है। ऊपर कर लिया है, अभी जस्ट करके आए हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट पहले इसको लगा देते हैं। सबसे सरल कौन? तो सबसे सरल थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का आंसर कौन? थर्ड नंबर के आंसर का ख। ओमी चालक क्या होता है? धात्विक तार होता है। वहां पे तांबे का तार ले लिया था, आया? हाँ सही बात है। ऊपर क्या किया था ऑब्जेक्टिव में, पहले वाले में बात क्या करी? तांबे का तार किसकी तरह? ओमी प्रतिरोध की तरह बिहेव करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम की बात कर लेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था? ठीक है, समेशन आई इक्वल टू जीरो, है ना? तो यहाँ पे क्या बात करी थी? यहाँ पे बात करी थी कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होता है? शून्य होता है। इस कारण जो आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। आवेश संरक्षण, ठीक है, गुड।
इसको धारा का नियम भी बोलते हैं। इसमें ये किस पर निर्भर करता है, ध्यान से, अलग याद अगर भूल गए हो तो याद दिला रहा हूँ। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, इसको धारा का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। और जो सेकंड वाला है उसकी भी बात कर ही लेते हैं। समेशन आई आर प्लस समेशन ई इक्वल टू 0, मतलब किसी भी परिपथ के खंड में बहने वाली धारा तथा उससे संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग और उसमें जितनी भी आपके विद्युत वाहक बल हैं उन सबका संयोग जो होता है वो शून्य होता है। इसको आप वोल्टेज का नियम भी बोलते थे, है ना? वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, ये ऊर्जा को बताता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? प्रथम नियम आपने कर दिया क्या? नहीं करा ना, तो प्रथम नियम पे लगा लो निशान। ये देखो प्रथम नियम पे अपन ने निशान लगा लिया। ये द्वितीय नियम किस पर निर्धारित है? द्वितीय नियम आपका निर्धारित है इस पर। ओके, क्या बचा? व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वही आंसर है, वही क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु किस पर आधारित कौन है? व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है आपका मीटर सेतु। ठीक है। और अनोमिक चालक कौन होते हैं? अनोमिक और ओमिक चालक की बात करी थी, तो हमने बात करी थी कि संधि डायोड जो होते हैं आपके, वो आपके अनोमिक चालक होते हैं। एक बार ट्रेस कर लें इसको। ये गलती से गलत पेन से बना दिया है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहले से ही बात करते हैं। पहला वाला क्या था? व्हीटस्टोन सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेकंड, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आपका आवेश संरक्षण पर निर्धारित है। इसको क्या बोलते हैं? इसको धारा का नियम भी बोलते हैं। ओके। धात्विक तार क्या होता है? धात्विक तार ओमी चालक होता है। ओके। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और क्या कहलाता है? वोल्टेज का नियम भी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन, संधि डायोड। संधि डायोड किसको बोलते हैं? संधि डायोड अनोमिक चालक जो होते हैं वो संधि डायोड। संधि डायोड किसका प्रकार है? जो आपके अनोमिक चालक का प्रकार है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव आते हैं किरचॉफ के नियम। अगर किरचॉफ का नियम 3 नंबर में भी आता है तो उसमें भी आपको ये बात तो लिखनी है। इसको अलग से याद करने की जरूरत तो है भी नहीं, मुझे नहीं लगता आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जोड़ी की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जोड़ी दे दी है इसने। हम लोग नेक्स्ट जोड़ी की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग ये जोड़ी छुपा देते हैं, नहीं तो तुम्हारा ध्यान उधर चला जाएगा। ठीक है, जोड़ी पढ़ो। 3 नंबर की जोड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या दिया है देखो, ध्यान से देखते हैं। मैंने जोड़ी के बारे में जब भी बात करता हूँ मैं, या हमेशा जब भी जोड़ी के बारे में अपन समझते हैं, तो जोड़ी के बारे में आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जोड़ी या तो क्या वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगी, मतलब मान के रूप में आ सकती है, या फिर किसके फॉर्म में आती है, या मात्रक के फॉर्म में आ सकती है, या किसके फॉर्म में आ सकती है, विमीय सूत्र के नाम से आ सकती है। विमीय सूत्र के नाम से नहीं आए तो डायरेक्ट सूत्र के नाम से भी आ सकती है ना। तो ये इस तरह से उपयोग के नाम से भी आती है ना कई बार ऑब्जेक्टिव में। जो जोड़ियां हैं क्यों आएंगी? अगर 5 ऑब्जेक्टिव दे और एक मान देते, दूसरा मात्रक देते, तीसरा विमीय सूत्र देते, चौथा सूत्र देते, पांचवा उपयोग देते, तो आप तो ऐसे ही कर लोगे। तो उसको सरल थोड़ी बनाना, उसको पेपर को टफ बनाना है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही ये है कि आपको टेस्ट करना होता है। तो इस कारण इनमें से कोई एक फॉर्मेट एक साथ फॉलो होता है। देखो, इसके पहले यहाँ पे सिद्धांत दिया है, इसके जस्ट पहले देखो तो आपको उसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ था। मतलब आपको है ना डिटेल में अच्छे से, मतलब आंसर ऐसे नहीं दिया रहेगा। जल्दी से पढ़ लिया? कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? धारा का मात्रक। ओके, धारा का मात्रक कौन है? बहुत बार पूछा है ना, धारा का मात्रक बहुत बार आया है। ये चालकता का मात्रक बहुत बार आया है। इधर से ये फर्स्ट वाला बहुत बार आया है, सेकंड वाला बहुत बार आया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना है, ये भी करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा करना है, तो ध्यान ज्यादा देना है आपको। ठीक है, सबसे सरल कौन? सबसे पहले तो यहाँ की बात करो। ओके, धारा का मात्रक दिया है, ओम इनवर्स दिया है। अब अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव दिए है ना, तो आप ध्यान रखना कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्टिव को पढ़ोगे तो आप ही कंफ्यूज होगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें से आपको क्या क्या आता है उनके मात्रक आप अलग से निकाल लो। ठीक है, तो आप अगर अलग से आंसर निकालोगे तो आपका आंसर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पहले से शुरू करते हैं अपन लोग इसमें। धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकंड होता है। आई बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? डी क्यू अपॉन डी टी पढ़ा था, है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू बराबर चार्ज, चार्ज का कूलाम हो गया।
टी बराबर टाइम, टाइम का सेकंड हो गया, तो आपको क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको एम्पियर भी बोलते हैं। दोनों दी बात दी है। अगर इसमें एम्पियर दिया होता, ये नहीं दिया होता तो एम्पियर सही होता, अगर ये भी दिया, ये भी दिया है तो सही होगा। इसका आंसर क्या हो गया, धारा का मतलब हो गया आपका कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धारा, धारा घनत्व, बहुत बढ़िया। आपको याद होगा कि धारा और धारा घनत्व के बारे में बात करी थी। धारा कैसा होता है, सदिश होता है ना। धारा घनत्व कैसा होता है, सदिश होता है। ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है ना, मैंने गलत भी बोल दिया है, ध्यान रखना, याद रखना, ये वाले क्वेश्चन को अलग से तैयार करना है। कौन सा, कौन, होमवर्क फॉर्म में दे रहा हूँ ना, आंसर नहीं बता रहा हूँ। धारा क्या और धारा घनत्व क्या, मतलब इन दोनों में से कौन सदिश और कौन अदिश है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है ना। मिल जाएगा, बहुत आसान है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग बात कर रहे हैं धारा घनत्व का मान, ठीक है। जे, जे, ओके, जे सही बोल रहे हो। जे क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रक होता है आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्यों, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। आई अपॉन एम, आई क्या है धारा, ए क्या है आपका क्षेत्रफल, तो आई क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गड़बड़ मत करना है, होशियारी में बिना सॉल्व किए अगर करोगे तो गड़बड़ होगा। गलत पेन यूज हो गया था, तो जे बराबर आई अपॉन ए, ठीक है। आई का क्या, आई का एम्पियर, ओके। ए क्या, ए का मीटर स्क्वायर, क्या कर दो, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, किसका हो गया, धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व का मतलब क्या हो गया, धारा घनत्व का मतलब हो गया सेकंड का घ। ओके, नेक्स्ट करें, प्रतिरोध का मात्रक। अब इसको क्या मात्रक बनाए, प्रतिरोध का मात्रक सबको आता है, क्या होता है, जूल प्रति कूलम एम्पियर। घुमा के दे दिया थोड़ा सा, दे दिया घुमा के, करना कैसे करना है उसको आपको देखना है, बहुत आसान है, कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। अगर अगर ये आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये नहीं बन रहा है क्या करूं, तो फिर क्या करो, दूसरे कर लो, दूसरे जितने आते हैं उतने पहले कर लो। देखो, चालकता का मात्रक, चालकता किसका होता है, उल्टा होता है ना एक चीज का। तो विशिष्ट प्रतिरोध का अभी जस्ट हमने ऊपर किया है ना, चौथे का विशिष्ट प्रतिरोध का जस्ट ऊपर करके आया ना अभी, जस्ट इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध का ऊपर आया, तो उसमें से आंसर क्या बना था, उसमें से आपका आंसर बना था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम में। ये कर लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि ये थर्ड वाला अभी मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर सही करना है तो चार सही कर लो, तो बच्चा हुआ तो सही निकलेगा। तो ये कर लेना आप, ये होमवर्क में आपका है ना, HW में आज की होमवर्क में। ओके, तो चालकता का मतलब क्या हो जाएगा, चालकता का मतलब हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। चालकता और प्रतिरोध में उल्टा संबंध होता है, ठीक है। ये भी गलती से सेम पेज बना दिया। तो हमारे आंसर क्या हो गए, हमारा आंसर हो गया धारा का घनत्व, धारा का मात्रक हो गया कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर, धारा घनत्व का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मात्रक प्रतिरोध का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम मीटर। जब हमने इसका बीमित सूत्र सॉल्व किया था तब मैंने इस तरीके से करवाया था, उसमें से करना है ना, अभी ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, वही तरीका है जैसे अभी यहाँ पे निकाला ऐसे वैसे ही करना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन पांचवा, चालकता का मात्रक क्या है, चालकता किसका होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। इस कारण क्या हो गया, चालकता और प्रतिरोध में उल्टा संबंध नहीं होता है, होता है। ओके, चालकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर रहे हैं हम लोग, अगली जोड़ी की। सारी जोड़ियां आ गई हैं, जोड़ियां अगर सही से कर ली तो सब बन जाएगा। जोड़ियां में ही दम होता है, बाकी में तो क्या है, चार ऑब्जेक्ट में से एक सही लगाओ, नहीं भी लगाओ तो एक तो सही हो ही जाता है, गलती से तुक्का। जोड़ी में तुक्का उक्का नहीं चलता है, जोड़ी में सब कुछ सही करना होता है हमको, ठीक है। चलो करते हैं अगली जोड़ी, जोड़ी नंबर 4, ठीक है। आज थका के ही रहोगे तुम लोग, ये मिटा दिया मैंने। जोड़ी नंबर 4 की बात कर रहा हूँ है ना। विद्युत ऊर्जा, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, किलोवाट घंटा विद्युत सामर्थ्य। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि दो तो फॉर्मूले हैं और दो आपके मात्रक हैं, सॉरी हाँ मात्रक हैं, और एक आपका उपयोग है, ठीक है। यहाँ से करना है ज्योति का। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, पी, ये होती है ना आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। कितनी होती है आई स्क्वायर आर टी, कर लो। पी बराबर बहुत, पी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, अलग 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 फॉर्म में आप अलग अलग करते हैं।
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको सबसे लास्ट में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट वाला, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेकंड, चौथी जोड़ी कर रहे हैं ना। आंतरिक प्रतिरोध सेकंड का क्या आएगा? क। घुमा दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, कंफ्यूज होने का नहीं है। ठीक है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किस में आएगा? ठीक है, देखो ध्यान से, आपको याद हो तो ई बराबर बी के, सॉरी ई बराबर बी के एल वन लिखा था मैंने एक बार, विभवमापी की बात कर रहा हूँ, और वी बराबर के एल टू भी लिखा था, है ना? याद आया? तो यहाँ से वी और ई, इसका मतलब समझ में आएगा कि एक जैसे बिहेवियर है। इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड का आंसर हो गया आपका ख। इसको अलग पेन से कर रहे हैं, ख। ये हो गया। नेक्स्ट वन, किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट घंटा क्या बताता है? ऊर्जा बताता है ना, कि कितनी ऊर्जा खर्च करी है ना। जो बिल की बात करी थी अपन ने, कि बिल में आप बताओ कि बिजली बिल आता है तो उसमें बोलते हैं ना कि यूनिट कैसे बनती है, तो यूनिट की बात करी थी, ऊर्जा की बात करी थी। तो वही वही चीज है यहाँ पे, कोई नया कुछ भी नहीं है। उसी को याद करना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? वो विद्युत ऊर्जा का। इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्टिव और तैयार किया होगा, 1 किलोवाट घंटा, है ना? 1 किलोवाट घंटा, 1 मेगावाट घंटा, इस तरह, है ना? इस तरह से आपने करे होंगे तैयार। ये वाले क्वेश्चन भी करना है, इसका मान ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत सामर्थ्य आपको हो जाएगा वी आई के बराबर, है ना? ध्यान रखना, ये हो जाएगा। कई बार देखना, ये आंतरिक प्रतिरोध दिया है तो कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कंफ्यूजन कुछ नहीं हुआ, कोई गलत गलत कभी नहीं छपता है। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे गलत छप गया होगा, गलत गलत कभी नहीं छपता है। पेपर सही बनता है हमेशा, V इक्वल टू आई आर ही रहेगा। तो अगर यहाँ से आप आर, इस आर की जगह आप गलती से अगर यहाँ पे लगाते हो तो सही बना नहीं ना, आर बराबर तो V बटे आई होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, वी आई देख के इधर टिक विक मत कर देना। जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही रहेगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे पहले थोड़ा सा मिटा देता हूँ, सारा हो गया ना। हाँ, जोड़ी दी है वोल्ट मीटर, फिर दिया है विभवमापी, फिर बोला है विभव प्रवणता, फिर बोला E1/E2, फिर बोला आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान से देखो तो सब कुछ किससे संबंध में है? सब कुछ आपका विभवमापी से संबंध है। तो E1/E2 अभी सॉल्व करवाया हमने, देखो जस्ट ऊपर, है ना? मिटा दिया शायद, E1/E2 मैंने मिटा दिया। हाँ ये करा होगा, हाँ ये रहेगा। देखो E1/E2 कितना है? L1/L2, ठीक है, तो उसका उपयोग कर लो। अरे बार 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 सॉल्यूशन मत करो, जो याद है वो याद है, जो नहीं याद है वो नहीं याद ही रहेगा, तुम कितना भी कर लो उसको गलती करके आओ। ठीक है, वोल्ट मीटर, विभवमापी, विभव प्रवणता, E1/E2, और आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का जस्ट मैंने अभी बताया है ना, ये वाला देखो, ये थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने ऑब्जेक्टिव में। क्या था आंसर एक्चुअल में? आंतरिक प्रतिरोध होता है E r इक्वल टू सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, E/V - I, ये होता है। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे सर आर बराबर तो ये होता है, यहाँ तो है नहीं। अरे भैया विभव मापी की बात कर रहा है ना ये, तो E/V बराबर कितना आ गया था अपना अभी? L1/L2, तो ये क्यों नहीं लग दो यहाँ पे? ये जब रखोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध 5, 5 का आंसर हो जाएगा आपका ग। ठीक है, उल्टे करते हैं आज। कितना हो जाएगा? ग हो जाएगा। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी ये कर लिया है तो ये दोनों उपयोग कर ही लिए, तो इसका भी मान रख ही दो। E1/E2 कौन? E1/E2 आपका कितना हो जाएगा? क। ठीक है, नेक्स्ट वन, विभव प्रवणता किसके बराबर? E बराबर माइनस dV/ds, V बराबर, इसकी जगह अभी क्या करो? सॉल्व कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, सरल सरल कर लो। सरल सरल कौन कौन से है? विभव प्रवणता में कन्फ्यूजन हो रहा है? हाँ, होना भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, हल्का सा कॉन्सेप्चुअल है। तो देखो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर क्या करता है? तो वोल्ट मीटर आपका विभवांतर नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज में नापता है ना। तो वो वोल्ट मीटर को कर दो पहले से, वोल्ट मीटर तो बहुत सरल है ना। वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, अभी वो क्वेश्चन भी करना है आपको कि वोल्ट मीटर विभवांतर में श्रेष्ठ कौन है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर का नापता है, तो वोल्ट मीटर आपका नापता है, क्या नापता है? वोल्ट मीटर नापता है आपका विभवांतर। विभवमापी, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या नापता है? अरे भैया बहुत सरल है, क्या नापता है? वो नापता है आपका
विद्युत वाहक बल। विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता आपकी सदिश राशि है ना। हो गया, कोई गड़बड़ नहीं बनना चाहिए। विभव प्रवणता क्या है? आपकी सदिश राशि। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग कलर से बनाने का प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग अलग कलर से तीर से समझाने से अलग अच्छे से समझना है, लेकिन आपको आंसर वैसे ही लिखना है। फर्स्ट इसके आंसर अगर मान लो कि फर्स्ट का आंसर क्या मान लो है ही सही। फर्स्ट का आंसर वोल्टमीटर का ग था विभवांतर, तो फर्स्ट के आगे डैश लगा के लिख देना ग। और यहाँ आंसर सही जोड़ी बनाई नहीं लिखे, हमारे लिखना सही जोड़ी डैश ऐसा। फिर सेकंड ऐसे भी मत करना, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं टाइम वाइम कम बचता है तो ऐसे कर देते हैं फर्स्ट का ख, सेकंड का ग, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सब गलत तरीके हैं, है ना। तो ये हमने इसकी बात कर ली है, सारी की सारी जोड़ियां कर ली। अगर ये सारी जोड़ियां जो अभी तक अपन ने डिस्कस किया ये भी आप अच्छे से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से हमारा कुछ ज्यादा कुछ बचेगा, है ना। एक दो क्वेश्चन है ये कथन असत्य सत्य, ये तो आते ही नहीं है, तो अभी कथन असत्य सत्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। असत्य सत्य आना भी बंद हो गए हैं एमपी बोर्ड में। तो अपन लोग तो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की मतलब खाली स्थान की बात करते हैं ना। खाली स्थान कर लिए तो मतलब सब हो गया, खाली स्थान से टफ कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखता है। जोड़ी में भी सही आंसर दिखते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस में भी आंसर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे नहीं दिखता है इसलिए तो टफ है, इसीलिए तो गलत होता है। धारा का सही मात्रक क्या होता है? नहीं बताना, ठीक है, मत बताओ। एम्पियर। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम। टाइम नहीं लगा रहा हूँ ना मैं इसमें, क्योंकि ये आपको आते हैं। चालकता क्या होती है? किसकी उल्टी होती है चालकता? चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है। ठीक है भैया। देखो, अगर ये चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है और अगर चालकता बराबर कुछ मतलब अगर मात्रक के फॉर्म में होता तो आप ओम इनवर्स भी कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ मात्रक नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है। अगर यहाँ लिखा होता चालकता का मात्रक तो आपको वैसे जाना था। अदरवाइज तो क्या पूछा है? चालकता पूछा था, तो चालकता पूछा तो चालकता की बात करो। ठीक है, ये बैठा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जस्ट ऊपर किया। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ही अपॉन एल। ठीक है, क्या पूछा है? विमेय सूत्र पूछा है, मात्रक नहीं पूछा। ध्यान रखना ये भी गलती हो जाती है, जैसे मैंने मात्रक ऊपर मात्रक कर रहा था, ये मैं आर बराबर कितना होता है? रो एल ए। अपन डायरेक्ट रो की बात करते हैं ना, हमको रो निकालना है तो बताने लायक नहीं है, पर फिर भी देख लो, आर एल अपॉन ए। आर क्या है? आर आपका प्रतिरोध है, लंबाई है, क्षेत्रफल है। इसको सॉल्व कर रखा है ना, इससे भी ज्यादा टाइम लगाते नहीं है। इसको सॉल्व करना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर मेरे से पूछना। इसका आंसर है आपका एम एल क्यूब टी की पावर -3। गुड। ए की पावर -2, है ना, ये आपका हो गया। इसका आंसर है ना ये। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा उसकी क्या कहलाता है? अभी जस्ट तो पढ़ा ऊपर, है ना। उसकी क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है ना। सिग्मा रो में संबंध वही है ये। क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ये वहीं से पूछा है डायरेक्ट, है ना। चालक, अर्धचालक और कुचालक जो अपन ने पढ़े थे ना, वहां से हम लोगों ने इसको उठाया है। मैंने नहीं उठाया, बुक में दिया हुआ है। इसमें से अगर आप बोलो कि सर इसमें से खोज कौन कौन से ज्यादातर पूछे गए हैं, तो देखो, पहला बहुत बार आया है, दूसरा बहुत बार आया है, तीसरा बहुत बार आया है, चौथा बहुत बार आया है, ये सातवां बहुत बार आया है, नौवां बहुत बार आया है, 10वां बहुत बार आया है, 11वां तो बहुत ही आया है ना, 12वां 13वां भी बहुत बार आया है। तो देखो क्या पूछा है? अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है छठा। कितना होता है? ऋणात्मक होता है ना। ठीक है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ओके। 1 किलोवाट, अभी जस्ट ऊपर बताया था कि 1 किलोवाट का मान याद करके रख लेना, बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा। कितना होता है? ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶। जूल पहले से ही दिया हुआ है, ध्यान रखना। अगर ये जूल नहीं दिया होता तो जूल लिखना बहुत जरूरी है ना। ऊर्जा का मात्रक है 1 किलोवाट घंटा। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में पूछ लो, वर्ड में पूछ लो कि 1 किलोवाट घंटे का मान लिखिए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको करना है। फिर अगला वापस इसी दिया है, इसी से रिलेटेड है। व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में सामर्थ्य वाट गुणित क्या बटे 1000। ठीक है, तो सामर्थ्य वाट मतलब कितना सामर्थ्य, पावर कितनी है वाट में, और क्या था टी, समय, कितना समय लगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका समय आएगा, है ना।
क्या आएगा? समय। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला ऑब्जेक्टिव अगर आया तो आप गलत कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है व्यय विद्युत ऊर्जा KWH, मतलब किलोवाट घंटा, मतलब मात्रक दिया है। सामर्थ्य या पावर दिया हुआ है वाट, इनटू समय में अपॉन 100। तो आपने सिर्फ समय लिख दिया ना तो गड़बड़ हो सकती है। सामने वाला चाहे तो आधा नंबर भी दे देगा। आपको क्या करना है, इसका मात्रक भी लिखना है। काय में बता रहे हो आप? हम बात कर रहे हैं घंटों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर सामर्थ्य वाट में और समय काय में? घंटों में प्रति समय। फिर से भाई, नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉट बराबर कितने एम्पियर इंटू एम्पियर वाला, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले फॉर्म में पूछा है। पी बराबर क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। वाट बराबर वोल्ट एम्पियर होता है ना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर। अभी ऊपर ऊपर जस्ट किया है हमने क्वेश्चन, है ना। VIT, ठीक है, याद आया? VIT इसे भी कर रहा था ना, तो VIT से फॉर्म देखेंगे तो V हो गया, T भी मिल रहा है। आई, आई मतलब कौन? तो आई मत लिखना है यहाँ पे, धारा लिखना। आई लिख देंगे तो कल्याण हो जाएगा, गलत होने के चांसेस है, क्योंकि फॉर्मूले में शब्द में पूछा तो शब्द में लिखो। अगर यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं पूछता, वी पूछता है, टी लिख दिया होता है, डैश 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 में कुछ लिखा होता है, तो फिर आपको यहाँ पे आई लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत सरल है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक के करना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन जब आता है, समांतर संयोजन आता है, तो हम बहुत अति उत्साहित होकर गलत कर देते हैं। क्या बोला है? क्या बोला है? 1 ओम परिमाण वाले दो, ठीक है, ये आंसर क्या ट्रिक है। 1 ओम परिमाण वाले दो प्रतिरोधों को काय में जोड़ा? श्रेणी क्रम में जोड़ा। मतलब क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 1+1। ओके, कितना आंसर आएगा इसका? 1+1 मतलब 2 ओम। बहुत बढ़िया। अगर ओम नहीं लिखेंगे तो भी आम नंबर कट सकते हैं। अगला, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो किससे बनेगा ये? 1/2 प्लस 1/3 करके करो इसको, है ना। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर आएगा 5। आएगा क्या? आएगा 5 आएगा। लेकिन ये कैसा आएगा? ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ना? जानबूझ के मैंने आपको गलत बताया कि आपको क्या करना है, समांतर में पूछे तो ये करना है। पूछा ना श्रेणी पूछा, यहाँ भी श्रेणी पूछा है, तो जोड़ना ही तो है। 3+2 करना है, 5 हो गया। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये करो और देखो 5 लिख दिया, तो गलत हो सकता है। 3×2 = 6, कितना हो जाएगा? 3×2 = 5, 5/6 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मतलब आंसर आएगा REQ, अगर ये श्रेणी क्रम में पूछा होता 6/5 आंसर होता, जो कि गड़बड़ है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे से इसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मीटर सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसी लगा हुआ है। मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु की करता है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्यों करता है ये सब हम मीटर सेतु की डिटेल में देख चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता को लोग इग्नोर करते हैं, आपने को टर्मिनल वोल्टता को करना है ना। कई बार पूछ ली जाती है तो दिक्कत आ जाएगी। सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? घटती है ना। उल्टा होता है संबंध, अपन ने पढ़ा है। फिर सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रॉन के बीच महत्तम विभवांतर को, मतलब मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं? सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच महत्तम विभवांतर को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ओके, ठीक है। सेल के डैश 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 के कारण उससे धारा लेने पर उसका विभवांतर घटता है ना। ये ऊपर पढ़ लिया है, लेकिन एक बार और। सेल के किसके कारण? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, है ना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या होता है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जब आप उससे धारा लोगे तो उसका विभवांतर जो होगा वो हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अगला करें। सेलों के मिश्रित संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान डैश 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 होना चाहिए। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान किसके बराबर होना चाहिए? देखो हिंट यहीं पे दी हुई है।
सेलो के मिश्रित संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए या फेवरेबल कंडीशन के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान किसके बराबर होना चाहिए? तो कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान आपके बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के बराबर पढ़ा है ना हमने, प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, खास और देख लो कुछ क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा छुपा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं आपको। ये इतना कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, विभवमापी के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं इम्पोर्टेंट की सीरीज में ही डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि मैंने अभी ऊपर बता दिया है कि इसका अर्थ पूछ सकते हैं, और ये वही चीज है जिसका हमने अभी 2-3 बार डिस्कशन कर लिया है। विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसे पतन क्या क्या बोलते हैं? तो देखना कई बार बच्चे ना इसको विभव पतन करके आ जाते हैं। भैया विभव पतन नहीं है आंसर इसका, विभव पतन का तो पतन हो रहा है, उसको कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हो आप? उस टर्मिनोलॉजी को अपन ने बहुत बार ऊपर डिस्कस किया है, उसका नाम है विभव प्रवणता, है ना? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है कि यदि विभवमापी के तार का प्रतिरोध R हो, लंबाई L हो, इसमें धारा I बहाने से विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी? विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी? विभव प्रवणता हो जाएगी आपकी IR। इसको जब कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं है, जब बहुत सरल है ना। अगला वाला, विभवमापी तथा वोल्टमीटर में से, देखो वही क्वेश्चन है, ये भी अपन ने ऊपर बोला था ना कि आ सकता है। विभवमापी और वोल्टमीटर में से कौन अच्छा है ना? विभवमापी तथा वोल्टमीटर में से डैश 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 विभवांतर नापने की अधिक श्रेष्ठ युक्ति कौन है? मतलब देखो कंफ्यूज हो सकते हो इसमें ना, मतलब इसमें है ना, बच्चे सोचते हैं इसमें क्या आएगा। मतलब यहाँ बोला है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है ना। विभवमापी तथा वोल्टमीटर में से, मतलब इनमें से कौन सही है? तो आंसर इनमें दोनों में से एक है। तो इसमें से कौन है? अपन बोलते हैं ना विभवमापी वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट विभव, है ना? विभवमापी आंसर। तो गड़बड़ मत करना है वाले क्वेश्चन में, गड़बड़ हो सकती है। विभवमापी तथा वोल्टमीटर में से विभवांतर नापने की अधिक श्रेष्ठ युक्ति कौन है? तो ध्यान रखना यहाँ क्या पूछा है ना। इसके बाद में इन दोनों में से एक आंसर लेना। कई बार यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस। विभवमापी क्या है? बहुत बढ़िया बात। विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है। पढ़ रखा है? XXI है ना, XXI वाला आंसर देख रहे हैं अपन लोग कि विभवमापी कैसा वोल्टमीटर है? तो विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, विभव वाला कर लिया है हमने। विभवमापी की सुग्राहिता की जब बात करी थी कि सुग्राहिता के केस में क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, XXII है ना, जानबूझ के पढ़ रहा है, 22वां क्वेश्चन है। तो देखो, विभवमापी का विभवमापी की विभव प्रवणता जितनी कम होगी उसकी सुग्राहिता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, है ना। करना है इस क्वेश्चन को। विभवमापी की विभव प्रवणता जितनी कम होगी उसकी सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। क्यों होगी? उसका आंसर इसमें छुपा हुआ है ना। थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वही है, ऊपर कर लिया है और मैंने बता भी दिया था कि इससे भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पे पूछ लिया है। विभवमापी से नापा जाने वाला विद्युत वाहक बल बराबर डैश। तो देखो E बराबर अपन ने पढ़ा था ना KL1, है ना, ए से पढ़ा था। E बराबर KL1 जो भी था। E बराबर मैंने बोल दिया विद्युत वाहक बल K बराबर, और L आपकी संतुलनकारी लंबाई ना, जहां संतुलनकारी लंबाई किसको बोलते हैं? जिस लंबाई पर आपको क्या मिलता है? शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा आपका विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ये ना, ये ई क्या है? ये आपका विद्युत वाहक बल है। के क्या है आपका? के आपका है विभव प्रवणता, प्रवणता। और L1 क्या है आपकी? L1 संतुलनकारी लंबाई, संतुलनकारी लंबाई। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है ना। तो ये वाले आपके आंसर्स हैं, ये वाले आंसर आपको कर लेना है, सारे के सारे बन जाएंगे। ये हमने खाली स्थान, अगर आपने खाली स्थान और इसके पहले तक सब कर लोगे तो आगे के आंसर तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, है ना। और देखो ये वाले क्वेश्चन है, अगर मैंने बोला 5वें की 1 वर्ड में आंसर, ये तो पूछते ही है, ये वाला तो आता ही आता है ना। तो देखो धारा का ऐसा मात्रक लिखिए, तो ये तो आपको आता है, इसमें अपन बात नहीं कर रहे, बस इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखिए, ये भी आपको आता है ना।
एम्पियर, ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, तो भैया ओम मीटर। ठीक है, किसी चालक तार के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव संबंधी सूत्र लिखिए। देखना, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला हमने पढ़ा था ना, जब कैसा चेंज हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा था कि आर टी बराबर कितना हो जाता था, प्रारंभिक कितना था, इतना था, प्लस वन प्लस अल्फा टी, है ना। नेक्स्ट वाला, किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, तो कौन है वो, अर्धचालक। ठीक है, तांबे के तार की त्रिज्या आधी कर देने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, सिक्स नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिक्स, कोई नहीं, है ना। अगला, किस किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है ना, तांबे के तार की या मैग्नीन की। तो आपको ध्यान होगा, जब हमने विभव मापी पढ़ा था, तो विभव मापी में अपन ने बात करी थी कि विभव मापी में जो तार लेते हैं वो काय का होता है, वो आपका मैग्नीन या फिर कांस्टेंटन का होता है। वो उसका कारण क्या बताया था मैंने, कि कांस्टेंटन की प्रतिरोधकता अधिक होती है ना। और उसमें से अपन उसका ताप भी बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगी, प्रतिरोधकता कम नहीं होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीन, है। ओके। संबंधन तार किस धातु के बने, आ ही गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। संबंधन तार किस धातु के बने होते हैं, संबंधन तार की बात कर रहे हैं ना, ये वाला तार की बात नहीं कर रहा। संबंधन तार मतलब जिससे अपन जो सर्किट, जो अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, बॉक्स बॉक्स के अंदर जिससे अपन लोग सॉल्यूशन वो करते हैं, कनेक्शंस करते हैं, होते हैं तांबे या एल्यूमिनियम के, है ना। तांबे या एल्यूमिनियम की बात कर रहा है ना। किस चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर, रिलैक्सेशन टाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बोला, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल, है ना, रिलैक्सेशन टाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है, घटता है ना। ज्यादा अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रखे हैं इसलिए बार बार आ रहा है। किसी चालक के तार धारावाहिक की गतिशीलता का फॉर्मूला ही पूछिए, गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बताओ क्या होता है गतिशीलता। गतिशीलता होती थी एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारा वाहक का अनुगमन वेग उसकी गतिशीलता कहलाता है। ओ, क्या बोल दिया मैंने जल्दी जल्दी में ना, क्या बोल रहा हूं मैं, एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारा वाहक का धारावाहक का अनुगमन वेग क्या कहलाता है, उसकी उसकी किसकी, धारावाहक की, धारावाहक कौन, इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग उसकी गतिशीलता कहलाती है ना, गतिशीलता कहलाती है। ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना मतलब लिखना है, इसको आंसर को है ना लिख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए, एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारावाहक का अनुगमन वेग जो है ना, उसकी गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, अगला वाला दिया है वी टी आई। तो ये पूछा है कि विद्युत ऊर्जा, मतलब यह विद्युत ऊर्जा विद्युत सामर्थ्य क्या होगी, दोनों के दोनों पूछ लिए है ना, आपको दोनों के दोनों लिखना है। विद्युत ऊर्जा तो आपकी हो जाएगी वी डेल टी हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसका आंसर देना है। विद्युत ऊर्जा हो जाएगी आपकी वी डेल टी, और विद्युत सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, विद्युत सामर्थ्य हो जाएगा आपका वी आई, जस्ट ऊपर अपन ने ऑब्जेक्टिव में किया है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप करना, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ एक्स वी, किस सेल का विद्युत वाहक बल उसके आकार पर निर्भर करता है। इसके पहले वाला देखो, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए, नाम लिखना है आपको, है ना। अभी ऊपर पढ़ लिया ना कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वही है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, मीटर सेतु का। फिर किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है, सेल के आकार का उसके विद्युत वाहक बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ये ना जानबूझ के कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को टफ की श्रेणी में मैं लेता हूँ। क्या कारण है कि सेल से उच्च धारा लेने पर उसकी वोल्टता घट जाती है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बात कर, किसके कारण घटती है। जस्ट अभी जस्ट ऊपर एक विभव प्रवणता की क्वेश्चन करा अपन ने, तो इस विभव प्रवणता में क्या हो जाता है, विभव पतन हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वी आई का, कि क्या कारण है कि सेल से उच्च धारा लेने पर उसकी वोल्टता
टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाती, घट जाती, तो वहां पे विभव पतन हो जाता है ना। विभव पतन किसके कारण, विभव पतन के कारण क्या हो जाता है वहां पे, उच्च धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाती है, घट जाती है। यदि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम कर दे तो आंतरिक प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर है वो कब घट जाएगा, है ना, घट जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध है ना, स्मॉल आर जिसको आप बोलते थे, घट जाएगा। किसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, प्राथमिक सेल का या द्वितीयक सेल का, तो द्वितीयक सेल का कम होता है। क्यों होता है, ये अपन ने प्राथमिक द्वितीयक सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था ना। यहाँ पे ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला कई बार पूछते हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है XIX, सेलों का, जब सेलों को का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, तो उसको हमको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या हो जाता है, देखो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बढ़ के आता है ना, जुड़ जाता है इसका। किसी सेल, अगला क्वेश्चन है 20वां, किसी सेल से बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम विद्युत सामर्थ्य व्यय होने की शर्त क्या है, इसका क्वेश्चन की बात करें, जबकि बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए, ठीक है, यही के ही आंसर है। मतलब क्या बोल रहा है, बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम विद्युत सामर्थ्य कब होगा, अधिकतम विद्युत सामर्थ्य कब होगा, जब उसका आंतरिक प्रतिरोध उसका बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध बराबर, बाह्य प्रतिरोध बराबर कितना हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध की हो जाए ना, किसके, सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। विभव मापी क्या नापता है, ये भी जस्ट अपन ने डिस्कस कर लिया है, इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है ना। विद्युत वाहक बल नापता है। विभव मापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में धारा मापी से होकर कितनी धारा बहती है, वापस वही क्वेश्चन आ गया ना, देखो विभव मापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में धारा मापी से कितनी धारा बहती है, अरे भैया शून्य विक्षेप की स्थिति में धारा मापी से कोई धारा नहीं बहती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिए वापस आ गया है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, है ना। वही आंसर है, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा ना, E बराबर माइनस dV अपॉन dx से करोगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, है ना, कर लेना। व्योममापी का तार किस पदार्थ का बनाया जाता है, व्योममापी का पदार्थ तार किसका बनाया जाता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है, कॉन्स्टेंटन का तार होता है। ध्यान रखना, कई बार पूछा, व्योममापी की तार की लंबाई कितनी होती है ना, मतलब अपन ने जब उसको सॉल्व किया था तब पढ़ा था, व्योममापी की तार की लंबाई लगभग लगभग अपन बोलते थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मीटर देख सकते हैं ना, 10 मीटर के बराबर होती है। इस वाले क्वेश्चन में ये वन वर्ड आंसर है, इसको बहुत अच्छे से करना, गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे नहीं तो, है ना। ये हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके हैं वो पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बचते हैं कि कौन अधिक श्रेष्ठ है, व्योममापी अधिक श्रेष्ठ है कि वोल्ट मीटर अधिक श्रेष्ठ है, तो उसका आंसर ऑब्वियस सी बात है कि व्योममापी अधिक श्रेष्ठ है ना, व्योममापी अधिक श्रेष्ठ, इससे वोल्ट मीटर से। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्योममापी की प्रवणता बढ़ घटाने पर संतुलनकारी प्रभाव, संतुलनकारी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ये नेक्स्ट वाला है ना, इसके आगे की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्स वी आई की बात कर रहा हूँ, और ये जो मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्स वी आई, है ना, मतलब ये बोल रहे हैं विभव प्रवणता घटाने पर, मतलब ये बोल रहे हैं कि विभव प्रवणता आप जब घटाते हो, कम करते हो, तो संतुलनकारी का क्या होता है ना, संतुलनकारी कारी लंबाई जो है आपकी, है ना, उस पर क्या होता है, तो संतुलनकारी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, इनवर्सली मतलब इनवर्सली रिलेशन होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। ई और एल में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना, इस कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, व्योममापी का एक उपयोग लिखिए, तो व्योममापी का उपयोग, सबसे बढ़िया उपयोग व्योममापी का है, एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया हमने, एक्स वी आई आई आई, इससे ही समझ में आ रहा होगा कितने नंबर का क्वेश्चन है ना,
क्या बोला है? विभव मापी का एक उपयोग लिखिए। तो विभव मापी का सबसे बढ़िया उपयोग है सेल का विद्युत वाहक बल नापने, है ना? सबसे बढ़िया और आसान आंसर है नापने के लिए। लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये दिया हुआ है कि विभव मापी के तार की 2 विशेषताएं लिखी, है ना? विभव मापी का तार कैसा होना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम कि विभव मापी के तार की विशेषता बताइए। अगर ये ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करते हैं, तो अगर आप लोगों ने जब थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी होती है तो ऑब्जेक्टिव करने में कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन अगर आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होती है ना सॉल्व करने, इसीलिए ऑब्जेक्टिव ज्यादा दम रखते हैं फिजिक्स के। क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोल रहे हैं कि विभव मापी के तार की 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है? विशेषताएं बताना है। सबसे बढ़िया क्या है कि उसका क्या होना चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए? देखो, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध आपका होना चाहिए उच्च, ऐसे आपका। और प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होना चाहिए? प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो होना चाहिए आपका नगण्य। कितना होना चाहिए? नगण्य। ये हमारा आंसर है ना। सबसे आखिरी क्वेश्चन है और सबसे रीजनिंग वाला क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा रीजनिंग